हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन, या फिर हम कैसे कहते हैं एजुकेशनल सोशलॉजी, हाउ सोसाइटी इन्फ्लुएंस एजुकेशन और वाइस वर्सा। ये सारी चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ेंगे और कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज हैं जो कि हम अगर एजुकेशन हमको देखना है तो उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो वेरियस थिंकर्स हमारे आएंगे। मेनली अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करें जो कि है एजुकेशन सोशलॉजी या फिर सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन, तो हम यहाँ पर ही बात करते हैं कि ये एक शाखा है सोशलॉजी की जो कि ये देखती है किस तरीके से एजुकेशन, शिक्षा और समाजशास्त्र आपस में अंतर संबंधित है और किस तरीके से जो सोशलॉजिकल एक एक्सप्लेनेशन है चीज़ों का, किस तरीके से हम और अधिक एजुकेशन को बेहतर बना सकते हैं। जो क्लासरूम प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में या फिर और अन्य फैक्टर्स के बीच में, तो उनके बारे में कंसर्न रहती है। साथ में साथ किस तरीके से सोशलॉजी एक हमारे सोसाइटी के डोमिनेंट वैल्यूज़ को आगे बढ़ाती हैं, किस तरीके से कल्चर और सोशलाइजेशन में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं। तो उन सब के बारे में प्राइमली हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे। पहला है कि कुछ कोटेशन है कि एजुकेशन सोशलॉजी इज एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक स्पिरिट मेथड एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलॉजी टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। ये MS कोरे का है कि एजुकेशन सोशलॉजी एक ऐसा एप्लीकेशन है साइंटिफिक स्पिरिट का, मेथड्स का और प्रिंसिपल्स का, जिससे कि हम स्टडी करते हैं एजुकेशन की। रूसेक का एक कोटेशन हमको देखने को मिलता है कि एजुकेशन सोशलॉजी इज अ सोशलॉजी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल एजुकेशन। जो प्रॉब्लम्स हमारी है उसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एजुकेशनल सोशलॉजी को। जॉर्ज पियाने फादर ऑफ एजुकेशन सोशलॉजी कहलाते हैं। ये पॉइंट्स आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आ जाया करते हैं और तब जब आपको फैक्ट पता है तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर लिएंगे। एजुकेशन सोशलॉजी इज अ साइंस विच डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन इंस्टीट्यूशन, जो भी संस्थाएं हैं, ग्रुप्स, समूह हैं, सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रियाएं हैं इन रिलेशन टू द एजुकेशन सिस्टम इन एवोल्यूशन एंड चेंजिंग फंक्शन। तो ये एक ब्रॉड हमने डेफिनेशन देख ली कि एजुकेशन सोशलॉजी में हम करते क्या हैं, एक किस चीज़ के बारे में बात कर रही है। ऑटोवे और ब्राउन का हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑटोवे कहते हैं कि एजुकेशन सोशलॉजी स्टार्ट विद द अजम्पशन, ये एक एजम्पशन के साथ स्टार्ट होती है, दैट एजुकेशन इज एन एक्टिविटी विच गोज ऑन इन अ सोसाइटी। तो जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि समाज में चलती रहती है। एंड इट एम्स एंड मेथड्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, और जिस तरीके के मेथड होंगे, क्या इसका लक्ष्य होगा, तो वो काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि समाज किस तरीके का है। एक अलग तरीके समाज में एक तरीके के अलग मेथड्स हो सकते हैं, कैपिटलिस्ट समाज में अलग मेथड्स हो सकते हैं, कैपिटलिस्ट समाज में अलग तकनीकें हो सकती हैं। उससे पहले के समाज में ऐसे समाज जहाँ पर कि मोनार्की है, जहाँ पर कि चीज़ें एक राजा के हाथ में ही हैं, तो वहाँ पर जो एजुकेशन होगी, सोसाइटी होगी, वो उससे प्रभावित होगी। ठीक, तो इसको प्रभावित करने के अलग अलग कारक हो सकते हैं। ब्राउन कहते हैं कि एजुकेशनल सोशलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल एंड हिज कल्चर इन्वायरमेंट। तो एक इंडिविजुअल और उसका किस तरीके से सांस्कृतिक पर्यावरण है उसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, अन्योन्य क्रिया होती है, उसके बारे में बात करता है, जिसमें कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, जिसके इंडिविजुअल, सोशल ग्रुप, और किस तरीके से हम अपने बिहेवियर को पैटर्नाइज करते हैं, अपने जो भी हमारे व्यवहार हैं उसको प्रतिमानित करते हैं। मीनिंग हमने देख लिया कि ये देखता है कि जॉर्ज पियाने जो फादर ऑफ एजुकेशन सोशलॉजी कहलाते हैं, ये एजुकेशन सोशलॉजी इज एन अप्लाइड साइंस इन द फील्ड ऑफ सोशलॉजी। ये इंक्लूड करता है इफेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन ग्रुप लाइफ, किस तरीके से हम ग्रुप लाइफ में क्या कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। दूसरा, स्मॉलर ग्रुप में किस तरीके से स्मॉलर ग्रुप का जो लर्निंग है लार्ज ग्रुप में किस तरीके से प्रभावित हो रही है, या फिर लार्ज ग्रुप की लर्निंग स्मॉलर ग्रुप में किस तरीके से प्रभावित हो रही है। एक्सप्लेन करता है हमारे इंस्टीट्यूशन को, संस्थाओं को, सोशल नॉर्म्स को, सामाजिक मानदंडों को, सामाजिक समूह को और सोशल प्रोसेस को, यानी कि सामाजिक प्रक्रियाओं को, जो कि हैं सामाजिक हमारे संबंध किस तरीके से होते हैं। Education sociology is a science which describes and explains the institution, that is social relationship in the which the individual gains and organizes his experience। तो ये कुछ डेफिनेशन हमारी है। स्कोप किस तरीके से है, तो स्कोप में हम देखते हैं कि इस सारी चीज़ों में जब भी हम एजुकेशन सोशलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं कल्चर, संस्कृति, हमारा समुदाय, हमारी कक्षा, इन्वायरमेंट, सोशलाइजेशन, इंटरनलाइजेशन, अकोमोडेशन, एसिमिलेशन, कल्चर लैग, सब कल्चर, स्टेटस, रोल, ये सारी चीज़ें सभी कुछ हमारा शामिल हो जाता है। किस तरीके से रोल एनालिसिस हम इसमें कर सकते हैं, स्टेटस समाज कैसे डिफाइंड होता है, मैक्रो और माइक्रो दोनों लेवल पे हम एजुकेशन सोशलॉजी का महत्व को देख सकते हैं। किस तरीके से ट्राइबल एरिया में वर्क कर रहा है, किस तरीके से रूरल एरिया में, तो एक समाज को समग्र रूप से देख सकते हैं। स्कोप की अगर बात की है तो किस ऐसी इफेक्टिव मेथडोलॉजीज बनाई जाए जिससे कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस एक विद्यार्थियों के पास है उनसे कॉप अप कर सकें और सभी लोग लर्निंग कर सकें।
इट स्टडी द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमी, किस तरीके से इकोनॉमी भी एक तरीके से एजुकेशन को प्रभावित करती है, उसके बारे में भी इसमें बताया जाता है। तो ये कुछ इसके ब्रॉड स्कोप है कि इस समस्याओं को समझने के लिए, एक रोल और स्ट्रक्चर को समझने के लिए स्कूल का, पीयर ग्रुप का, पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट को समझने के लिए, इसके अलावा वेरियस जो सोशल क्लास है, कल्चर है, लैंग्वेज है, उनके बीच में किस तरीके से अंतर संबंध है उसको समझने के लिए, और क्या ये अंतर संबंध जो विद्यार्थी हैं उनके अचीवमेंट को प्रभावित करता है या नहीं करता है। एजेंसियाँ जो कि हमारी इंस्टीट्यूशन है, अलग अलग एजेंसियाँ हैं हमारी लर्निंग की, फैमिली, स्कूल, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये एक समग्र तौर पे चीज़ों को हम देखने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा किस तरीके से जो स्कूल्स हैं उनका सोशलाइजेशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है। सामाजिकरण, जैसे कि हम बोलते हैं कि एक लर्निंग प्रोसेस है जो कि जीवन पर्यंत चलती रहती है, तो वहाँ इसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ साथ हम एक तरीके से इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में क्या जो हमारी तकनीकें हैं, जो हमारी मेथडोलॉजी हैं, क्या वो इफेक्टिव हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, किस तरह की सोसाइटी पे उनका प्रभाव पड़ रहा है, इन चीज़ों को हम देखें। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल, वेरियस थ्योरीज इन एजुकेशन पे हम देखेंगे। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए हमारे पास अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग अप्रोचेज हैं। पहली जो हमारी थ्योरी आती है वो थ्योरी आती है हमारी फंक्शनिस्ट थ्योरी, दूसरी कॉन्फ्लिक्ट और तीसरी हमारी इंटरेक्शन। ये तीन मेजर थ्योरीज हैं जिनके आधार पर हम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन को समझने का प्रयास करेंगे। जब हम फंक्शनिस्ट थ्योरी की बात करते हैं तो वहाँ पर जो मेन हमारी थ्योरी आती है वो आती है इमाइल डर्कहाइम की थ्योरी। इमाइल डर्कहाइम ये कहते हैं कि एजुकेशन के माध्यम से जो समाज के डोमिनेंट आइडिया हैं, समाज की जो कोर वैल्यू हैं, वो कोर वैल्यूज़ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होती है। साथ में साथ एक और फंक्शन है एजुकेशन का जो कि है सोशल कंट्रोल का, यानी कि सामाजिक नियंत्रण का भी एक तरीके से फंक्शन करती है एजुकेशन। It emphasizes the way in which each part of society contributes the whole as a maintain to stability। तो एजुकेशन भी समाज में सॉलिडरिटी बनाने का काम करती है, सामाजिक सदृढ़ता में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। और इसका एक तो है कि जो भी हमारे कोर वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन करना, और दूसरा काम है सोशल कंट्रोल करना। इस अप्रोच के अनुसार सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। सोसाइटी एक तरीके से ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स की तरह हमको देख सकते हैं, जिसमें कि जो उसके अलग अलग कंपोनेंट हैं वो मिलके एक अच्छी सोसाइटी को बनाते हैं। इस तरीके से हम फंक्शनिस्ट थ्योरी को देखते हैं तो वहाँ पर सोसाइटी के मेजर पार्ट्स जैसे रिलीजन है, फैमिली है, एजुकेशन है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, और ये सारी चीज़ें मिलके सोसाइटी को बनाते हैं। और इसमें से एक में भी अगर खराबी आ जाती है, कुछ न कुछ चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो सोसाइटी काम ढंग से नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर एनालॉजी इनको दी गई है किस तरीके से हार्ट ऑफ ब्रेन इसेंशियल है हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए, उसी तरीके से एक एजुकेशन सिस्टम भी जरूरी है हमारे सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी के लिए। दूसरा इसी में एक अप्रोच आएगा, फंक्शनल अप्रोच आएगा, जो कि है, अब फंक्शनिस्ट के पहले ये देख लेते हैं कि स्कूल किस तरीके से सोशल फंक्शन करते हैं। तो पहला तो है सोशलाइजेशन का, दूसरा सामाजिक नियंत्रण का, दूसरा सिलेक्शन ऑफ एलोकेशन का, तीसरा एसिमिलेशन ऑफ न्यू कमर्स, जो नए विद्यार्थी आ रहे हैं, नए इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, उनको एसिमिलेट करना सोसाइटी में, और सोशल इनोवेशन और चेंज करना। तो ये है इमाइल डर्कहाइम की। ठीक है, इमाइल डर्कहाइम के बाद एक और हमारे थिंकर आते हैं जिनका नाम है टेलकट पार्सन। टेलकट पार्सन ने भी इंपॉर्टेंट योगदान दिया है। ठीक है, टेलकट पार्सन, इनकी एक आर्टिकल उन्होंने पब्लिश किया था। आर्टिकल का नाम है द स्कूल क्लास एज अ सोशल सिस्टम, सम ऑफ इट्स फंक्शन इन अमेरिकन सोसाइटी। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपको याद करना है कि दिस इज आर्टिकल बाय टेलकट पार्सन, और ये कहते हैं कि सोशलाइजेशन में जो एजुकेशन है उसकी भूमिका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? सोशलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट में मैक्स वेबर हम देख सकते हैं, कार्ल मार्क्स देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीन मेन चीज, कॉन्फ्लिक्ट, चेंज और फोर्स। द कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी एम्फसाइज ऑन द स्ट्रगल ओवर लिमिटेड। ये कहते हैं सोसाइटी में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जिसके पास जितना अधिक रिसोर्सेज होंगे उसकी एजुकेशन भी उसी तरीके से अच्छी होगी, और समाज में उसका जो एक स्ट्रेटिफिकेशन में स्थान होगा वो भी सबसे ऊपर होगा। हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन एक टूल होता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी को चलाने का, सोशल कंट्रोल का। ठीक, तो ये है कॉन्फ्लिक्ट हमारे पर्सपेक्टिव। इसके अलावा भी हमारे कुछ और थिंकर्स आते हैं जिसको कि हम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज में रखते हैं, जो कि मेन है, आपके एग्जाम्स में आ गए हैं। एक तो पहला है हमारा इवान इलिच। इवान इलिच ने कहा कि जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो एक तरीके से
एक इंडिविजुअलिटी है उसको मतलब उसको ख़त्म करने का काम करता है। जो भी हमारी खुद की कैपेबिलिटीज़ हैं उसको कहीं ना कहीं उससे चीज़ें प्रभावित होती हैं, तो हमको लर्निंग नेटवर्क्स बनानी चाहिए। ठीक है, इस एजुकेशन सिस्टम के बजाय लर्निंग नेटवर्क्स पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। और इनकी एक बुक है जो कि बहुत फेमस बुक है, द डी स्कूलिंग सोसाइटी। ठीक है, यह है इवान इलिच। दूसरा जो हमारी थ्योरी आती है वो आती है हमारी पियरे बोर्डियू से। पियरे बोर्डियू कहते हैं कि इसके द्वारा जो डोमिनेंट या फिर जो कल्चर कैपिटल जिसके पास होती है वही क्या करता है, डोमिनेट करता है, उसकी एजुकेशन को एजुकेशन हम कह सकते हैं। ठीक है, तो कल्चर कैपिटल के टर्म्स में जो एजुकेशनल थ्योरी को अगर हम देखेंगे तो दो हो जाएंगे हमारे पियरे बोर्डियू। इसके अलावा कुछ और थिंकर्स हमारे हैं जिनका कि हम यहाँ पर मेंशन करना चाहेंगे, जैसे कि बॉल एंड जिंटिस। ठीक है, अब इनसे हमेशा से क्वेश्चन आता है, बॉल्स एंड जिंटिस। इनकी बुक का नाम है स्कूलिंग इन कैपिटलिस्ट अमेरिका, और एक और बुक है डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। ठीक है, जहां पर कि उन्होंने कैपिटलिज्म और एजुकेशन को के संबंध को दिखाया है, डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। ठीक है, तो ये दो बुक्स याद करनी है। इसके अलावा पोलो फियरेंस इनकी बुक है द पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, जहां पर कि ट्रेडिशनल स्कूल्स को एज ए बैंकिंग सिस्टम के मेटाफर की तरह यूज करते हैं। ये कहते हैं जिस तरीके से आप बैंक में पैसे जमा करते हो, मतलब एक तरीके से लेन देन होता है, उस तरीके से स्कूल्स में भी लेन देन होता है। किसका लेन देन? एजुकेशन का। जो एक बच्चे होते हैं उनके पास कोई भी ज्ञान नहीं होता और उनके ज्ञान को भरा जाता है। ठीक है, तो इसके बिल्कुल ही एक तरीके से खिलाफ है। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, बॉल एंड जेंटिस की हैं, स्कूलिंग इन कैपिटलिस्ट अमेरिका और डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। पोलो फियरेंस द पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, बैंकिंग प्रिंसिपल का एक तरीके से ये क्या करते हैं, मेटाफर देते हैं। इवान इलिच लर्निंग नेटवर्क्स, द डी स्कूलिंग सोसाइटी। इसके अलावा जब हमने डरखाइम की बात की थी तो डरखाइम में एजुकेशन के लिए एक महत्वपूर्ण बुक उन्होंने दी है। बुक का नाम यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, बुक का नाम है मोरल एजुकेशन, मोरल एजुकेशन बाय ईमाई डरखाइम। ठीक है, और हमने देखा कि टाइलर पार्सन का आर्टिकल, इसके अलावा जो भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज हैं, थ्योरिस्ट हैं, उनकी कौन कौन सी किताबें हैं। यहाँ से हमेशा से क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है। ठीक, नेक्स्ट जो अप्रोच है हमारा सिंबॉलिक इंटरेक्शन का अप्रोच। ठीक है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन का जो अप्रोच है वो ये कहता है किस तरीके से चीज़ों को हम एक तरीके से सिंबॉलिक नोटेशन हम जब भी बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि लोगों के दिन प्रतिदिन के व्यवहार, दिन प्रतिदिन के प्रतिमानों में जो सिंबल्स वो यूज करते हैं और सिंबल के हिसाब से मीनिंग निकालते हैं। यानी कि यहाँ पर जो फोकस होता है इंडिविजुअल पे होता है और उनकी अन्योन्य क्रिया पे होता है। तो यहाँ पर जो मेन है वो है एक फेमस बुक है और कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, जो कि दिया था रोजेंथेल एंड जैकोब्सन ने। ये है पिग्मेलियन इन दी क्लासरूम, इसी नाम से इनकी बुक भी है। ये कहते हैं कि अगर एक विद्यार्थी को, एक स्टूडेंट को अगर टीचर कहे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो और आप इस क्लास के टॉपर हो गए, तो अल्टीमेटली वो विद्यार्थी टॉपर बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पिग्मेलियन इफेक्ट। ये कहीं ना कहीं जो मर्टन की हमारी प्रोफेसी वाला हमको देखने को मिलता है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, उसके कहीं ना कहीं करीब है। तो यहाँ पर ये दिखाया जाता है किस तरीके से जो टीचर है उसका इंटरेक्शन बच्चों के साथ वो प्रभावित करता है उनके लर्निंग को। अगर एक टीचर ये कहे कि आप तो कुछ नहीं कर सकते हो, तो विद्यार्थी भी उस तरीके से चीज़ों को करेगा और उसी तरीके से क्या करेगा, अपना व्यवहार करेगा, उस तरीके से परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, तो ये मेन क्रक्स है रोजेंथेल और जैकोब्सन। बुक का नाम याद रखना या फिर कॉन्सेप्ट का नाम याद रखना है पिग्मेलियन इन दी क्लासरूम। तो ये मेन हमारा था सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।